क्या हमारी जिंदगी हमारे विचारों का आईना है? मतलब क्या हम जो सोचते हैं वही बन जाते हैं? आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब के आइडियाज पर बात करने वाली हैं जिसका नाम है द माइंड इज एवरीथिंग। और ये किताब एक बहुत बड़ा सवाल उठाती है, क्या हमारा दिमाग ही हमारी दुनिया बनाता है? तो आज की इस बातचीत का मिशन ये समझना है कि क्या हम वाकई अपने दिमाग को कंट्रोल करके अपनी किस्मत बदल सकते हैं। हमारे पास इस किताब की एक बहुत अच्छी समरी है और हम इसके जरिए उन तकनीकों को समझने की कोशिश करेंगी जैसे विचारों की शक्ति, हमारा बिलीफ सिस्टम और अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। ऐसा लगता है कि अगर हमारा दिमाग एक सुपर कंप्यूटर है तो हम में से ज्यादातर लोग उसे फैक्ट्री सेटिंग्स पर चला रहे हैं। आज हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस कंप्यूटर को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये विचार कोई नया नहीं है। मतलब सदियों से फिलोसोफर्स यही कहते आए हैं, लेकिन ये जो सोर्स है ये इसे सिर्फ फिलॉसफी के लेवल पर नहीं रखता। ये इसे जोड़ता है प्रैक्टिकल साइकोलॉजी से और कुछ हद तक न्यूरोसाइंस से भी। अच्छा। हाँ, ये बताने की कोशिश करता है कि पॉजिटिव थिंकिंग का हमारी बॉडी की केमिस्ट्री पर क्या असर पड़ता है। तो ये सिर्फ एक मोटिवेशनल स्पीच नहीं है, ये एक तरह की प्रैक्टिकल गाइड है। चलिए तो फिर इस सुपर कंप्यूटर को खोलकर समझते हैं। सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है, आपके विचार आपकी हकीकत बनाते हैं। इसे समझाने के लिए एक बहुत ही असरदार उदाहरण दिया गया है। दो दोस्त हैं, दोनों की एक ही कंपनी में नौकरी चली जाती है। एक दोस्त सोचता है सब खत्म हो गया, मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, अब मेरा क्या होगा, और वो मतलब डिप्रेशन में चला जाता है। जबकि दूसरा दोस्त सोचता है चलो अच्छा हुआ, मैं वैसे भी इस नौकरी से खुश नहीं था, ये एक नया मौका है कुछ अपना शुरू करने का, कुछ बेहतर करने का। और कुछ ही महीनों में वो अपना छोटा सा बिजनेस शुरू कर देता है। यहाँ देखने वाली बात ये है कि दोनों के लिए बाहरी परिस्थिति बिल्कुल एक जैसी थी, बिल्कुल एक जैसी, लेकिन उनकी सोच ने उनके नतीजों को पूरी तरह से अलग बना दिया। और ये सीधे तौर पे उनके बिलीफ सिस्टम से जुड़ाए है ना, मतलब उनकी जो विश्वास प्रणाली है। बिल्कुल, एक का विश्वास था कि नौकरी ही सब कुछ है और उसके बिना वो कुछ भी नहीं है। दूसरे का विश्वास था कि वो अपनी काबिलियत से कुछ भी कर सकता है। लेखक इसी बात पर जोर देता है कि हमारी मान्यताएं ही हमारी सीमाएं बनाती हैं। एक बहुत मशहूर कहावत है, अगर आप मानते हैं कि आप कुछ कर सकते हैं तो आप सही हैं, और अगर आप मानते हैं कि आप नहीं कर सकते तो भी आप सही हैं। हाँ, मैंने ये सुनी है। हमारा दिमाग एक उपजाऊ जमीन की तरह है, आप उसमें जो भी बीज बोएंगे वही उगेगा। इस किताब में महात्मा गांधी और अब्राहम लिंकन जैसे लोगों के उदाहरण भी दिए गए हैं। लिंकन बहुत गरीबी में पैदा हुए थे, लेकिन उनका विश्वास था कि वे बड़े काम करने के लिए बने हैं। लेकिन एक मिनट, ये उदाहरण महान है, पर वे तो असाधारण लोग थे। एक आम इंसान के लिए जिसकी नौकरी चली गई है, सिर्फ ये सोचना कि एक नया अवसर है, क्या काफी है? क्या ये सोच बाहरी हकीकत जैसे कि आर्थिक मंदी या पारिवारिक जिम्मेदारियों को नजरअंदाज नहीं कर रही? ये एक बहुत ही जायज सवाल है और ये हमें इस चर्चा के अगले और सबसे महत्वपूर्ण हिस्से पर ले जाता है। आपका सवाल बिल्कुल सही है, सिर्फ चेतन मन से सोचना काफी नहीं है, क्योंकि असली ड्राइवर तो कोई और है। असली कंट्रोल रूम है हमारा अवचेतन मन, यानी सबकॉन्शियस माइंड। ओहो, यहीं पर हमारी गहरी मान्यताएं और प्रोग्रामिंग छिपी होती हैं। ये तो सोचने वाली बात है। मतलब अगर मेरे विचार मेरी हकीकत बना रहे हैं, लेकिन मेरे विश्वास अवचेतन स्तर पर कहीं गहरे दबे हुए हैं, तो मैं तो बस एक पैसेंजर हूँ, ड्राइवर कोई और है। तो फिर सवाल ये है कि इस ड्राइवर से, यानी हमारे सबकॉन्शियस माइंड से बात कैसे की जाए? उसे कैसे समझाया जाए कि गाड़ी गलत दिशा में जा रही है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे समझने के लिए गाड़ी चलाने का ही उदाहरण लेते हैं। जब आप पहली बार गाड़ी चलाना सीखते हैं तो आपका पूरा ध्यान हर चीज पर होता है, क्लच, ब्रेक, गियर, स्टीयरिंग। आपका चेतन मन पूरी तरह से एक्टिव होता है। लेकिन कुछ महीनों की प्रैक्टिस के बाद क्या होता है? सब अपने आप होता है? हाँ, आप बिना सोचे समझे गाड़ी चलाते हैं, गाने सुनते हैं, किसी से बात करते हैं और गाड़ी अपने आप चलती रहती है। अरे हाँ, ये तो बिल्कुल सही है। मुझे याद है जब मैंने पहली बार साइकिल सीखी थी तो मेरा पूरा ध्यान सिर्फ पेडल और हैंडल पर था। अब मैं बिना सोचे समझे चला लेती हूँ। हाँ, तो आप कह रहे हैं कि हमारे विश्वास और आदतें भी इसी तरह ऑटो पायलट पर चली जाती हैं। एकदम सही, ये ऑटो पायलट ही हमारा अवचेतन मन है। और दिक्कत ये है कि बचपन से समाज, परिवार और हमारे अनुभवों ने इसमें कई गलत प्रोग्राम डाल दिए हैं। जैसे पैसा कमाना बहुत मुश्किल है, अमीर लोग बेईमान होते हैं, तुम कभी कुछ बड़ा नहीं कर सकते, या तुम इसके लायक नहीं हो। ये बातें हमारे सॉफ्टवेयर में वायरस की तरह बैठ जाती हैं और हमारी पूरी जिंदगी को पीछे से कंट्रोल करती रहती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। एक मिनट, अगर ये प्रोग्रामिंग बचपन से हमारे अंदर भरी हुई है और इतनी गहरी है,
तो क्या ये इतनी आसानी से बदल सकती है? ये तो हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुकी होगी। हाँ, और ये इस किताब का सबसे अहम हिस्सा है। लेखक कहता है कि ये मुश्किल है पर नामुमकिन नहीं। जैसे आप एक कंप्यूटर को रीफॉर्मेट करके नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं, वैसे ही अपने दिमाग को भी रीप्रोग्राम कर सकते हैं। इसके लिए कुछ बहुत ही शक्तिशाली तकनीकें बताई गई हैं। पहली है अफर्मेशंस। अच्छा, एफर्मेशंस मतलब सकारात्मक कथनों को बार बार दोहराना, जैसे मैं सफल हूँ या मैं शक्तिशाली हूँ। मैंने इसके बारे में सुना है, लेकिन कई लोगों को ये सिर्फ खुद को दिलासा देने जैसा लगता है। क्या ये सच में काम करता है? ये सिर्फ दिलासा नहीं है। देखिए, इसके पीछे का विज्ञान है न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी। हाँ, इसका मतलब है कि हमारा दिमाग पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदल सकता है। जब आप एक विचार या वाक्य को बार बार पूरी भावना के साथ दोहराते हैं, तो आप सचमुच अपने दिमाग में उस विचार के लिए एक नया और मजबूत न्यूरल पाथवे, मतलब एक दिमागी रास्ता बना रहे होते हैं। अच्छा। आप पुरानी नकारात्मक सोच के कच्चे रास्ते को छोड़कर सफलता की एक नई हाईवे बना रहे हैं। धीरे धीरे आपका दिमाग इस नए रास्ते पर चलना सीख जाता है। वाह, ये तो कमाल का एक्सप्लेनेशन है। मतलब हम अपने दिमाग की वायरिंग बदल रहे हैं। दूसरी तकनीक शायद विजुअलाइजेशन है, अपने लक्ष्य को मन में देखना। बिल्कुल, विजुअलाइजेशन यानी अपने लक्ष्य को मन की आंखों से ऐसे देखना जैसे वो पहले ही हासिल हो चुका है। जब आप अपनी सफलता की तस्वीर को पूरे विस्तार से और भावनाओं के साथ अपने दिमाग में देखते हैं, तो आपका दिमाग उसे एक असली अनुभव, एक याद के तौर पर दर्ज कर लेता है। मतलब वो असली और काल्पनिक में फर्क नहीं कर पाता। नहीं कर पाता। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ता है और आपका दिमाग उन अवसरों को खोजने लगता है जो आपको उस लक्ष्य तक पहुंचा सकें। बड़े बड़े एथलीट मैथ से पहले अपने दिमाग में खुद को जीतते हुए देखते हैं। हाँ, एक तरह की मेंटल रिहर्सल। एग्जैक्टली। और तीसरी तकनीक है ग्रैटिट्यूड यानी आभार। ये कैसे काम करती है? आभार व्यक्त करना शायद सबसे शक्तिशाली तकनीकों में से एक है। जब हम उन चीजों के लिए आभारी होते हैं जो हमारे पास पहले से हैं, तो हम अपने दिमाग के रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम यानी RAS को ट्रेन कर रहे होते हैं। RAS ये क्या है? ये हमारे दिमाग का एक तरह का फिल्टर है जो ये तय करता है कि हम लाखों सूचनाओं में से किस पर ध्यान देंगे। जब आप लगातार आभार व्यक्त करते हैं, तो आप इस फिल्टर को सकारात्मक चीजें ढूंढने के लिए सेट कर देते हैं। इसलिए आपको अपनी जिंदगी में और भी ज्यादा अच्छी चीजें और मौके नजर आने लगते हैं जिनके लिए आप आभारी हो सकें। मतलब ये आपकी फ्रीक्वेंसी को पॉजिटिविटी पर सेट कर देता है। सही पकड़ा। ये सब सुनने में बहुत शक्तिशाली लगता है, अफर्मेशंस, विजुअलाइजेशन, ग्रैटिट्यूड। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ी दीवार है जो लोगों को रोकती है, और वो है डर और संदेह। लोग बड़ा सोचना तो चाहते हैं, पर अंदर से एक आवाज आती है, क्या होगा अगर मैं फेल हो गई? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। लेखक के अनुसार डर हमारे सॉफ्टवेयर का एक पुराना फीचर है। ये हमारे पूर्वजों को जंगल में शेर या सांप जैसे खतरों से बचाने के लिए विकसित हुआ था। ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म है। लेकिन अब तो वो खतरे नहीं हैं। सही बात है। आज के दौर में जहां शारीरिक खतरे कम हैं, यही डर एक बग बन गया है जो हमें नए अवसर लेने, रिस्क उठाने और सफल होने से रोकता है। और इसी डर से संदेह का जन्म होता है। हम खुद की काबिलियत पर शक करने लगते हैं। हाँ, और जब हम खुद पर संदेह करते हैं, तो हमारा दिमाग हर वो वजह और सबूत ढूंढने लगता है जो ये साबित करे कि हम सफल क्यों नहीं हो सकते। यहीं पर थॉमस एडिसन का उदाहरण बहुत शानदार है। हाँ, बल्ब वाला। हाँ, जब किसी ने उनसे पूछा कि बल्ब बनाने में 10,000 बार असफल होने पर उन्हें कैसा लगा, तो उन्होंने जवाब दिया, मैं असफल नहीं हुआ, मैंने बस 10,000 ऐसे तरीके खोजे हैं जो काम नहीं करते। वाह। उन्होंने हर असफलता को डर या संदेह का कारण नहीं, बल्कि सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माना। उन्होंने अपने दिमाग को अलग तरह से प्रोग्राम किया था। तो इस डर और संदेह के बग को ठीक करने का तरीका क्या है? इसका एंटीवायरस क्या है? एंटीवायरस है एक्शन। एक्शन। हाँ, जिस चीज से डर लगता है उसे ही बार बार करना। अगर आपको स्टेज पर बोलने से डर लगता है, तो इससे बचने के बजाय बार बार स्टेज पर जाइए। पहली बार शायद आपके पैर कांपेंगे, दूसरी बार आवाज लड़खड़ाएगी, लेकिन 10वीं बार तक आपका दिमाग ये सीख जाएगा कि ये कोई जानलेवा खतरा नहीं है। और डर अपने आप कम हो जाएगा। हाँ, डर का सामना करने से ही डर खत्म होता है। और यहीं पर एक्शन की भूमिका आती है। मतलब सिर्फ सोचना और विजुअलाइज करना काफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। और लेखक ये साफ करता है कि सिर्फ सोफे पर बैठ के फरारी के बारे में विजुअलाइज करने से वो गैराज में नहीं आ जाएगी। काश ऐसा होता। एक्शन वाला हिस्सा बहुत जरूरी है। इसके लिए एक किसान का उदाहरण दिया गया है। जब वो बीज बोता है तो वो जानता है कि फसल उगने में समय लगेगा। वो सिर्फ बैठकर सोचता नहीं रहता,
वो हर रोज खेत में जाता है, पानी देता है, खाद डालता है, मेहनत करता है। सही मानसिकता के साथ लगातार एक्शन। बिल्कुल। बिना एक्शन के सारे विचार और सपने सिर्फ ख्याली पुलाव बनकर रह जाते हैं। मुझे पता है पॉजिटिव थिंकिंग की बात सुनकर कुछ लोगों को लगता है कि ये सब कहने सुनने में अच्छा है, पर असल जिंदगी में काम नहीं करता। क्या ये स्रोत इस आम आलोचना का कोई वैज्ञानिक जवाब देता है? क्या इसके पीछे कोई ठोस सबूत है? हाँ, और ये इस पूरी चर्चा को एक बहुत मजबूत आधार देता है। ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे ठोस विज्ञान है। वैज्ञानिक रिसर्च से ये साबित हो चुका है कि हमारी सोच का हमारी ब्रेन केमिस्ट्री पर सीधा असर पड़ता है। जब हम सकारात्मक, उम्मीद से भरे विचार सोचते हैं तो हमारे दिमाग में डोपामाइन और सेरोटोनिन जैसे फील गुड केमिकल्स रिलीज होते हैं। अच्छा। डोपामाइन हमें प्रेरणा देता है और सेरोटोनिन हमारे मूड को बेहतर करता है। तो ये सिर्फ अच्छा महसूस करना नहीं है, ये सचमुच दिमाग की केमिस्ट्री को बदलना है। क्या इस बारे में कोई स्टडी या प्रयोग का जिक्र है? हाँ, एक बहुत ही दिलचस्प प्रयोग का उल्लेख है। वैज्ञानिकों ने लोगों के 2 ग्रुप बनाए। पहले ग्रुप को हर रोज कुछ समय सिर्फ सकारात्मक चीजों, अपनी सफलताओं और अच्छी यादों के बारे में सोचने के लिए कहा गया। दूसरे ग्रुप को अपनी चिंताओं, समस्याओं और असफलताओं पर फोकस करने के लिए कहा गया। और नतीजे क्या थे? कुछ हफ्तों बाद नतीजे चौंकाने वाले थे। जो ग्रुप सकारात्मक सोच रहा था, वे लोग न सिर्फ ज्यादा खुश और आत्मविश्वासी महसूस कर रहे थे, बल्कि उनके शरीर के स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल का लेवल भी कम पाया गया और उनका इम्यून सिस्टम भी मजबूत हुआ। अरे वाह! जबकि नकारात्मक सोचने वाला ग्रुप ज्यादा तनाव में था और थका हुआ महसूस कर रहा था। तो ये दिखाता है कि हमारे सोच का हमारे तन और मन दोनों पे गहरा प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल। तो ये सब अंत में मैनिफेस्टेशन के विचार से जुड़ जाता है। ये एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर कई लोग इसे कोई जादुई या रहस्यमयी चीज समझ लेते हैं। स्रोत इसे किस तरह समझाता है? लेखक इसे बहुत ही तार्किक और वैज्ञानिक तरीके से समझाता है। ये कोई ब्रह्मांड को ऑर्डर देना नहीं है, कोई जादू नहीं है। नहीं, ये अब तक चर्चा की गई सभी बातों का एक साथ आना है, उनका एक क्लाइमैक्स है। इसे ऐसे समझिए। पहला, आपका लक्ष्य। आपको साफ साफ पता है कि आप क्या चाहते हैं। दूसरा, आपका विश्वास। आपने अपने अवचेतन मन को रिप्रोग्राम कर लिया है, तो अब आप मानते हैं कि आप उस लक्ष्य के लायक हैं। ठीक है। तीसरा, आपकी ऊर्जा। आपकी सकारात्मक सोच आपको प्रेरित और ऊर्जावान रखती है। और चौथा, सबसे जरूरी, आपका एक्शन। आप सिर्फ सपने नहीं देख रहे, बल्कि उस दिशा में लगातार मेहनत कर रहे हैं। तो जब ये चारों चीजें एक ही दिशा में अलाइन हो जाती हैं, तो नतीजा मिलना लगभग तय हो जाता है। इसी अलाइनमेंट को मैनिफेस्टेशन कहते हैं। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि हमारी जिंदगी कोई बाहरी घटना नहीं है, बल्कि हमारे अंदरूनी विचारों का ही एक प्रतिबिंब है। हम अपनी दुनिया को अंदर से बाहर की ओर बनाते हैं, बाहर से अंदर की ओर नहीं। सही कहा। हमारी विश्वास प्रणाली, हमारा अवचेतन मन, हमारी भावनाएं और हमारे एक्शंस, ये सब मिलकर हमारी हकीकत को गढ़ते हैं। अगर आज की बातचीत से कुछ मुख्य बातें लेके जानी हो तो वे होंगी, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें क्योंकि वे बीज की तरह हैं। अपने पुराने नकारात्मक विश्वासों को पहचानें और उन्हें सकारात्मक एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन से बदलें। डर को दुश्मन समझने की बजाय उसे एक सिग्नल मानें और उसका सामना एक्शन लेकर करें। और सबसे जरूरी, उन चीजों के लिए हर रोज आभार व्यक्त करने की आदत डालें जो आपके पास पहले से हैं, ताकि आप और अच्छी चीजों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। और अंत में एक विचार जिस पर आगे सोचा जा सकता है। यह स्रोत यह स्थापित करता है कि हमारे विचार हमारी हकीकत बनाते हैं। तो सोचने वाली बात यह है कि अगर किसी व्यक्ति का अपने विचारों पर पूरी तरह से नियंत्रण नहीं है, चाहे वो मानसिक स्वास्थ्य की चुनौतियों की वजह से हो या गहरे सामाजिक दबावों के कारण, तो क्या वो अपनी हकीकत का सिर्फ एक आंशिक निर्माता है और बाहरी दुनिया के अप्रत्याशित प्रभाव जैसे एक महामारी या आर्थिक संकट हमारे आंतरिक विचार जगत को कितना आकार देते हैं? हमारे नियंत्रण की सीमा कहाँ खत्म होती है? ये एक गहरा सवाल है